स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। और आज हम हमारे जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था दैट इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था, बेसिस के बारे में पढ़ लिया था और एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड रिएक्शंस को भी पढ़ लिया था कि एसिड और बेस जो है किन किन चीजों से किस किस तरह से रिएक्शन को शो करते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को जो टॉपिक सबसे पहले शुरू करना है वो ये है कि एसिड्स और बेस दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या ऐसे प्रॉपर्टीज है जो दोनों में सिमिलर है। ठीक है, इसको देखना है। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि एसिड्स को जब वाटर में डालते हैं या वाटर को एसिड में डालते हैं तब क्या होता है, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में जो देखना है वो, और वहां पर एक खास चीज को डिफाइन करेंगे हम लोग, दैट इज पीएच ऑफ एन एसिड या बेस और सिंपली पीएच ऑफ एन सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। और फिर पीएच की कुछ हम लोग एप्लीकेशंस दिखेंगे कि कितना जरूरी है पीएच हमारे लाइफ के लिए। इस चीज को हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, कि दोनों में कॉमन बातें क्या है। तो ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन बात है क्या। अगर एक तरफ हम एसिड को रखें और एक तरफ बेस को रखें तो देखिए दोनों में क्या है कि अगर हमको एक एसिड ले लिए HCl, कोई बेस ले लिए NaOH, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एकदम डिफरेंट है। ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन एक सिमिलैरिटी दोनों में है कि जब हम एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो ये भी आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, और जब बेसिस को हम वाटर में डालते हैं तो ये भी आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। ये सबसे बड़ा कॉमन चीज है। दूसरा कॉमन चीज के अगर हम के बारे में बात कर ले कि चूंकि दोनों के दोनों वाटर में आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही चीज यहां भी आ जाएगा, सेम चीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में आ जाएगा। तो ये दो बातें जो है दोनों कॉमन, दोनों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि दोनों के दोनों जो है वाटर में डिसॉल्व होकर के आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और दोनों के दोनों चूंकि आयंस में डिसोशिएट होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन चीज है। अब हमको जो अगला टॉपिक देखना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है, ये देखना है। या फिर इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ पे आएंगे। देख लीजिए कि वाटर में जब हम लोग डालते हैं एसिड को, या एसिड को वाटर में डाल रहे हैं या फिर वाटर को एसिड में डाल रहे हैं, तब क्या चीज होती है ये देख लेते हैं पहले। दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, उसको देखते हैं। एसिड और या फिर एंड बेसिस ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी भी एसिड में वाटर को डालते हैं या एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी काम करे, बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास HCl है एक एसिड। ठीक है, HCl एक एसिड है, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को तभी शो करेगा जब ये वाटर के प्रेजेंस हो, वाटर का प्रेजेंस हो यहाँ पर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तभी ये अपने एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी HCl की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, तभी ये एसिड है। ठीक है, अब बात कर ले कि यहाँ पे अभी जो ये एक्वस फॉर्म में से वाटर का क्वांटिटी कितना है। अगर इसमें वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सच एज 90%, 95%, ठीक है, 97%, तब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट एसिड होगा। डाइल्यूट एसिड मतलब इसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होगा और एसिड का क्वांटिटी कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें वाटर का क्वांटिटी कम है, सपोज वाटर का क्वांटिटी 20%, 30%, 40% है, और एसिड को क्वांटिटी ज्यादा है 40 यानी 25-40 के आसपास है, तब ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इस HCl में जो कि अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें वाटर को डालेंगे और इसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे। तो यही होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। और बेस में वही होता है, क्या होता है, HCl में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वाटर को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वहां पर वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और एसिड का क्वांटिटी घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। बेस में भी सेम यही काम होता है कि जो भी बेस है, चाहे वो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें थोड़ा सा वाटर को ऐड कर देंगे, जिससे वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। अब हम लोग सीधे आते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ऑफ अ बेस या सिंपली अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, लगाव है। ठीक है, दैट इज पीएच को पढ़ेंगे यहां पे हम लोग। पीएच, इसका जो मतलब होता है, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है पीएच। ये तो इसका फुल फॉर्म है केवल अभी तक, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे पी स्मॉल है और एच कैपिटल है। पावर ऑफ हाइड्रोजन तो केवल फुल फॉर्म है। इसको देखते हैं आगे क्या है और चीजें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ बोल करके हम कहना क्या चाहते हैं, कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास काफी सारे एसिड्स हैं। ठीक है, जैसे कि काफी जो हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देखा था, वैसे स्ट्रॉन्ग और वीक बेस देखा था। चलिए हम 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। ले लिया हमने HCl, H2SO4। ठीक है, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस भी ले लेते हैं, NaOH और KOH ले लेते हैं। वैसे ही वीक एसिड्स भी ले लेते हैं, H2CO3 और CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। वैसे ही वीक बेस भी ले लेते हैं, दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CuOH2। ठीक है, चलिए ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों वीक एसिड्स है, ये दोनों वीक बेसेस है। ठीक है, अब अगर हम कुछ यहाँ पे बात करें कि ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब हम कैसे कहें कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। हम तो जानते हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वैसे ये दोनों वीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा वीक कौन है, कोई ना कोई तो होगा ना। जैसे मतलब ये दोनों में कोई होगा जो अपने दूसरे से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा वाला वीक होगा, ज्यादा वीक होगा। वैसे इधर भी होगा कि दो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब हम कैसे कहें कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हम नहीं जानते हैं, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि KOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, अगर हम दोनों का लड़ाई करेंगे तो दोनों में कौन जीतेगा। वैसे ये दोनों वीक है, तो दोनों में ज्यादा वीक कौन है, दोनों में ज्यादा वीक कौन है, ये हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक हम इस चीज को ना जान ले। जब तक कि हम इस चीज को न जान ले, हम इस चीज को अगर जानेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ इन दोनों में H2SO4 ज्यादा पावरफुल है कि HCl ज्यादा पावरफुल है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड ज्यादा वीक है कि एसिटिक एसिड ज्यादा वीक है। वैसे इधर भी हम वैसे कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जब तक हम इस पीएच को नहीं जान लेते तब तक हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड्स में भी कौन ज्यादा वीक है। ठीक है, जब तक हम इसको नहीं जान लेते तब तक हम इसको नहीं कह सकते। अब पीएच है क्या, इसको पहले जानते हैं। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन पीएच है क्या। चलिए ध्यान से एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का जो डेफिनेशन देखे थे, चलिए वहां पे हम लोग पहले चलते हैं। ठीक है, वहां पे चलते हैं कि अगर हमारे पास HCl है और अगर हम इसको वाटर में डालें तो हमको ये पता है कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, ये H+ और Cl- बना लेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं सच एज H2CO3 जो क्या करेगा, इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है जिसको ये रिलीज कर सकता है, बट ये केवल एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और खुद HCO3- रहेगा। ठीक है, तो ये पार्शियल डिसोसिएशन है। तो उस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग और इसको वीक कहने का हमारा बेस क्या था, क्या आधार था, किस आधार पे हम कह दिए कि HCl स्ट्रॉन्ग है और H2CO3 वीक है। ये हम कहे थे इसके आधार पर, दैट इज हाइड्रोजन के आधार पर।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के आधार पर बोले थे, ठीक है। अगर हम कंसिडर किए तो उस वक्त भी कि अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ले रहे हैं तो इस बात की 99% गारंटी है कि 10 का 10 डिसोसिएट हो जाएगा, 99.99% गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका 10 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमारे अनुसार यहां पर 20 हाइड्रोजन आयन रिलीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें, अगर एक कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है तो ये भी 10 को ही करेगा, जबकि इसके पास स्ट्रेंथ है। या फिर हो सकता है कि ये 10 भी ना करे, ये 2 या 3 या 4 कर दे हार्डली, और बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रह जाए, डिसोसिएशन, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी या चांस 99.99% है कि 10 का 10 टूट जाएगा, 10 हाइड्रोजन आयन दे दे, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस बात की कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी यहां पे ज्यादा है कि हो सकता है 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो, लेकिन हो सकता है मोर देन 50% जो मॉलिक्यूल्स है वो अनडिसोसिएटेड रह जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो बेस बनाए वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, और ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, ठीक है। तो यही हमारा बेस है और इसी के बेसिस पर हम किसी के स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। अब सोच में तो ये भी पड़ जाएंगे कि बेस में कैसे हाइड्रोजन आयन की बात कर दिए, बेस में तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब बेस वाले में पहुंचेंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को और क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले एसिड को देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर डिफाइन होता है किसी भी एसिड या सिंपली किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो जितना कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा वीक है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम लोग ये स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे हम देखते हैं आगे। हमारा जो मैथमेटिकल फंडा है उसको आगे देखते हैं। पीएच है क्या? तो पीएच बस कुछ नहीं है, जो भी एसिड या कोई भी सॉल्यूशन जितना हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस किया उसको सपोज कर लेते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हम 1 मोल एसिड लिए हैं, 1 मोल HCl लिए हैं, तो वहां पर कितना मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 8 मोल, 10 मोल, तो वही हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जब हम इसी में नेगेटिव ऑफ लॉग को इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है पीएच। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पीएच। नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉल्यूशन इज नोन एज pH of that solution. Negative of log of hydrogen ion concentration produced by a solution is known as the pH of that solution. ठीक है, यही हमारा pH होता है। अब ये log क्या है, इसको आप लोग आगे फर्दर जब 11th-12th में जाइएगा तब लॉगरिथम के बारे में पढ़िएगा। जैसे कि अभी हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये सब क्या है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सब फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं। एक्स के, वाई के, मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू पे डिपेंड करता है उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू, या वाई के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वैसे लॉग भी एक फंक्शन है जिसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, पूरा नाम इसका। ये भी एक फंक्शन है, इसका अलग ही तरीका है, तौर तरीका है, इसको आगे पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पीएच बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। अब जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उसका पीएच उतना ही, मतलब उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा, और जो सॉल्यूशन जितना कम प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन को उसका स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो जनरली जो हमको यहाँ पे देखना है, अब पीएच देखना है एसिड्स का, बेसिस का और न्यूट्रल सॉल्यूशन का, ठीक है। वो भी एक टेम्परेचर पे देखना है, एक फिक्स टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, दैट इज जो रूम टेम्परेचर है, दैट इज एनटीपी एसटीपी जिसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी पे हम लोग देखना है पीएच का वैल्यू हम लोगों को देखना है, ठीक है। पीएच का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर के साथ ये भी वैरी कर सकता है कि अगर कोई एसिड मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका पीएच सपोज कुछ और है, उस केस में 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन अगर हम उसको 20 से बढ़ाकर 25 कर दिए
25 कर दिए या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे ले गए या 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो उस केस में उसका पीएच चेंज हो सकता है। ठीक है, तो पीएच जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो हमको जो है एक फिक्स टेम्परेचर दैट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पीएच के वैल्यू के बारे में यहाँ पे पढ़ना है एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, उसको लिखना है यहाँ पर हम लोग को। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पीएच। तो पीएच को डिफाइन करने के लिए मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि द नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ concentration of hydrogen ion produced by a solution is known as the pH of that solution, pH of that solution। ठीक है, यही होता है हमारा pH। अब देख लेते हैं एसिड्स के pH के बारे में, बेसिस के pH के बारे में और न्यूट्रल सॉल्यूशन के pH के बारे में। अब देखिए pH को हम कैसे जाने कि इसका pH कितना है। अब हम थोड़ी गिनने जा रहे हैं कि हाँ इतना एसिड हम लिए, मान लीजिए कि हम 2 मोल HCl लिए तो वहां से कितना हाइड्रोजन आयन निकला, ये हम थोड़ी गिनने जा रहे हैं कि हम अगर 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml HCl है हमारे पास, उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो वहां कितना हाइड्रोजन आयन निकला ये तो हमको नहीं पता, गिनने तो हम जा नहीं रहे, तो हम कैसे जानेंगे इसका कंसंट्रेशन कितना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दूसरे वेज है, कुछ ना कुछ दूसरे वेज है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर होता है वैसे ही पीएच पेपर भी होता है। पीएच पेपर पे भी जब हम लोग एसिड्स को डालते हैं तो वो भी अपना कलर चेंज करता है, बेसिस को डालते हैं तो वो भी अपना कलर चेंज करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड और बेस के हिसाब से वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, जब कोई वीक एसिड डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, जब वीक बेस डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में उसका कलर रेड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में उसका कलर वायलेट हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच पेपर का कलर को हम लोग देख करके हम बता सकते हैं कि उसका पीएच कितना है। इसके लिए हम लोग के पास जो हेल्प है उसको कहते हैं हम लोग पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो अब हमको जो देखना है दैट इज पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो पीएच स्केल अब क्या है, तो ये एक तरह का मेजरमेंट स्केल है जिस पर हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पीएच को डिटरमाइन करते हैं, जानते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल जो एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक आता है मेरा पीएच स्केल। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक और बीच में एक पॉइंट होता है 7। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ इस पीएच स्केल के हेल्प से अब हम बताने जा रहे हैं कि एसिड्स का पीएच कितना होता है, बेसिस का पीएच कितना होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। तो देखिए 0 से लेकर के 7 तक, मतलब ये वाला एरिया, ये अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 0 से लेकर 7 तक आ रहा है तो मतलब वो एक एसिड है। ठीक है, अगर 7 से लेकर 14 तक आया तो वो एक बेस है, और अगर एग्जैक्टली 7 आ गया, एग्जैक्टली 7 आ गया तो वो मेरा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा यहां फिर से कि 0 से 7 तक अगर पीएच आ रहा है तो एसिड है, 7 से 14 तक आ रहा है तो बेस है, और एग्जैक्टली 7 आ गया तो वो मेरा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गया एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सॉल्यूशन के पीएच के बारे में। लेकिन जो हमारा अभी भी मेन जो मुद्दा है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है। हम लोग अगर देख रहे हैं कि 0 से 7 तक एसिड का पीएच है तो इसमें भी तो सारे एसिड्स आ गए ना, जो वीक है और जो स्ट्रांग है वो भी एसिड आ गया। तो स्ट्रांग एसिड का पीएच कहाँ कौन सा होगा, या वीक एसिड का पीएच कितना होगा, वो अभी यहाँ पे देखेंगे। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कितना होगा, वीक बेस का पीएच कितना होगा वो देखेंगे। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसके मतलब उसके लिए तो बात करना ही नहीं है हम लोग को। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने एसिड्स यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पीएच के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के पीएच के बारे में, वैसे ही वीक एसिड्स के पीएच के बारे में और वीक बेसिस के पीएच के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा सा चीज है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा अगर पीएच स्केल है दैट इज ये 0, ये 14, बीच में 7। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी एसिड का पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है, किसी भी एसिड का पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है। और एसिड का पीएच जितना कम होगा, जितना
कम होगा, मतलब अगर उसका pH 1 है, 0.1 है, 2 है, 1.2 है, 1.5 है, जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, यही एक अटपटा बात है कि एसिड्स का पीएच जितना कम होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना 7 की तरफ एसिड का पीएच होता है, 6, 6.5, 6.7, 6.8, वो उतना ही वीक एसिड होता है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को मान लीजिए 0 से लेकर चले तो अभी वो एसिड है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। ध्यान देखिएगा, धीरे 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 आगे बढ़ा, स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, उसका एसिडिक नेचर कम होते जा रहा है। अभी 7 पे आ गया, वो न्यूट्रल हो गया पूरी तरह से। 7 पे आ गया, वो न्यूट्रल हो गया पूरी तरह से। अब 7 से आगे बढ़ेगा तो उसका एसिडिक नेचर खत्म हो गया और उसका बेसिक नेचर शुरू हो गया। एसिडिक नेचर खत्म हो गया और उसका बेसिक नेचर शुरू हो गया। तो इसीलिए बात यह है कि 7 से जितना कम होगा किसी भी एसिड का पीएच, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन 7 से जितना ज्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, वो उतना ही स्ट्रांग बेस होगा, वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा। मतलब कि अगर किसी बेस का पीएच 8 है, 8.5 है, 9 है, तो वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना ज्यादा स्ट्रांग 13, 13.5, 14 पीएच वाला बेस होगा। ठीक है, वैसे ही एसिड में अगर देखें तो किसी एसिड का पीएच अगर 1 2 है, 1 है, 2 है, 1.5 है, 1.3 है, 1.7 है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है किसके कंपैरिजन में, वैसे एसिड के पीएच, वैसे एसिड से जिसका पीएच 6 है, 6.5 है, 5.8 है, समथिंग अराउंड 7 के करीब है। तो ये सब वीक एसिड्स हो गए, इधर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, इधर वाले वीक बेसिस हो गए और इधर वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। मतलब जितना ज्यादा कम होगा किसी एसिड का पीएच वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा होगा किसी बेस का पीएच वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एसिड का या किसी सॉल्यूशन का पीएच मान लीजिए 2 है तो वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। हमको नहीं पता कि वो सॉल्यूशन, शुरुआत में नहीं पता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं पता हमको। लेकिन अगर हमको ये पता चल रहा है कि उसका पीएच 2 है तो हम कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसका पीएच समथिंग 9.5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वीक बेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो समझिए कुछ कह सकते हैं कि मॉडरेट बेस है, मॉडरेट, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन ये वीक की तरफ ही है ज्यादा। ठीक है, तो हम इसको वीक बेस ही कह सकते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 9.5 है, हमको नहीं पता शुरुआत में वो कौन सा सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन जब हमको उसका पीएच पता चला तो हम ये बेशक कह सकते हैं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बेस है, वो ऐसा है, वीक बेस है। ठीक है, तो पीएच पर किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ उसके पीएच पे डिपेंड करता है। और एग्जैक्टली 7 आ गया तो हम सीधे कहेंगे ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, वो एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं। That is uses of pH, that is your और applications of pH, कि pH कितना, या फिर सिंपली कह ले इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। pH कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, इवन हम लोग खुद, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन्स है, इन सब का अपना pH वैल्यू है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका pH वैल्यू समथिंग 7.4 से 7.8 के बीच लाई करता है। मतलब हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है, एक वीक बेसिक नेचर को शो करता है हमारा बॉडी। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसका पीएच 7.4 से 7.8 के बीच लाई करता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग देख ले, जैसे जो ओशन का वाटर होता है या रिवर वाटर जो होता है उसका भी एक फिक्स पीएच है या फिक्स पीएच रेंज है। अगर उस पीएच रेंज से उसका पीएच ऊपर या नीचे हो गया तो उसके अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ जो है, जो भी फिशेस है, जो भी वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, जो भी प्लांट्स है, वो उससे फिर अफेक्ट होंगे, उनका डेथ हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, मोरलेस डेथ ही हो जाएगा उनका। ठीक है, और हमारे जो दांत हैं इनका भी एक पीएच है, हमारा मुंह का भी एक खास पीएच है। जो रेन वाटर होता, जो रेनिंग के टाइम पे जो वाटर गिरता है उसका भी एक पीएच होता है। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स
ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स भी अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बस सेफ रखने के लिए भी ऐसे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख ले तो जो लाल चींटी, रेड एंट जो होता है, या फिर हनी बी जो होती है, उसका जब डंक लगता है, लाल चींटी जब हमको काटती है तो उस जगह पे, जिस जगह पे काटी वहां पे बहुत तेज जलन होती है। क्यों? क्योंकि उसके डंक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है उसके डंक में, और जो कि काफी स्ट्रांग होता है। वो जब हमारे ब्लड में मिलता है तो काफी तेज जलन प्रोड्यूस करता है। तो वो एसिड है, हम वहां पे क्या करेंगे, कोई बेस को रब करेंगे तो वो हमको जलन से राहत देगा। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हमारे नेचर में, या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब का अपना एक खास पीएच है। ठीक है, पीएच है। जैसे कि अगर हम देख ले कि ओशन वाटर, रिवर वाटर का भी पीएच अपना एक फिक्स होता है, या पीएच रेंज में एक लाई करता है। अगर उस रेंज से ऊपर या नीचे चल गया उसका पीएच का वैल्यू, तो वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसको अफेक्ट करेगा। दूसरा, अगर हम देख ले जो हमारा जो सॉइल है, मिट्टी, इसका भी एक पीएच होता है। ठीक है, हर तरह की मिट्टी का अपना अलग अलग पीएच होता है, जो कि हेल्प करता है उस मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर उसका पीएच बढ़ गया या घट गया तो फिर वो प्लांट से ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्लांट से ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अगर किसी मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब वो एसिडिक हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा बेस मिला देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो चूना जो होता है वो सब मिला देंगे। तो उससे क्या होगा, वो फिर वो जो एक्स्ट्रा बेस है वो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल कर देगा, और वो फिर अपने नॉर्मल पीएच पे आ जाएगा। अगर सॉइल जो मिट्टी है उसका पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब वो बेसिक हो गया, तो हम थोड़ा सा उसमें एसिड को ऐड कर देंगे, जिससे फिर से वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो खास है, जहां पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोगों को ये बात तो पता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका जो पीएच वैल्यू लाई करता है, जो हमारे पेट में जो HCl रिलीज होता है, इसका जो पीएच वैल्यू लाई करता है वो समथिंग 1 से लेके 2 के बीच लाई करता है। 1 से लेके 2 के बीच लाई करता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पेट में रिलीज होता है। ठीक है, और जो कि हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरियाज या जर्म्स हमारे पेट में एंटर कर गए हैं उनको मारने के लिए ये इसका यूज होता है, दैट इज HCl का। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर इसका पीएच वैल्यू बढ़ जाए या और ज्यादा घट जाए। देखिए, एक बात यहाँ पर कॉमन सा सवाल हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में आता है कि जब ये इतना ज्यादा एसिडिक है तो इससे हमारे पेट को क्यों नहीं जला देता है, या इससे हमारे पेट को इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। तो दरअसल बात यह है कि जब भी इसका सेक्रेशन होता है, जब भी HCl रिलीज होता है हमारे स्टमक में, तो हमारे स्टमक का जो भी वॉल्स है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर चढ़ जाता है। ठीक है, जिस पर एसिड का कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जिससे हमें उसका पता नहीं चलता, जलन नहीं होती है, हमारे पेट में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि इसका पीएच बढ़ के ये ना हो जाए कहीं 6, मतलब कि 5-6 हो गया, या घट के और कम हो गया 0.2 के समथिंग या 0.5 के अराउंड आ गया, तब क्या होगा। तो अगर इसका पीएच बढ़ जाएगा तो अगर फिर वही प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट क्या करेगा, इसका पीएच बढ़ जाएगा तो ये जर्म्स को अच्छे तरह से किल नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या है, बीमार फिर पड़ने लगेंगे। क्योंकि हमारे फूड के साथ हम लोग खाते हैं, तो ये बात तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और हम लोग जो खाना खाते हैं, एयर में भी काफी सारे जर्म्स हैं हमारे आसपास। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे बॉडी में पहुंच ही जाते हैं, पेट में। अगर वो एसिड रिलीज हुआ और इसी पीएच स्ट्रेंथ के साथ हुआ तो ठीक है, वो उन जर्म्स को किल कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका पीएच बढ़ जाएगा तो फिर हमारे फूड के डाइजेशन में दिक्कत होगा, तो इस वजह से पीएच बढ़ जाएगा, तो यहां दिक्कत है। लेकिन अगर पीएच घट गया तब क्या दिक्कत होगा, तो पीएच घट गया तो हो सकता है कि जो हमारे स्टमक के वॉल्स में जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको वो अफेक्ट करे।
पीएच अगर बहुत ज्यादा घट गया तो हो सकता है वो उसको इफेक्ट करे, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है हो सकता है वो इस पीएच को ही टॉलरेट कर सकता है, इससे कम को टॉलरेट नहीं करता, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो हो सकता है कि वो हट जाए या फिर उसको कुछ इफेक्ट करे जिससे हमें कोई इफेक्ट, हमको इफेक्ट हो, हमारे पेट में जलन होने लगे या फिर कुछ भी हो वैसा। ठीक है, दोनों केसेस में क्या है हमारे लिए हार्मफुल ही है, तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हमारे खाने के जब हम लोग खाते हैं तो उसका डाइजेशन के लिए जो HCl रिलीज होता है, अगर हम पानी पी लिए यहाँ पर, अगर हम पानी पी लिए यहाँ पर तो क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा इस एसिड का, और इसका पीएच हो सकता है इतना ज्यादा ना बढ़े, लेकिन हो सकता है 3, 3.5, 3.8 के अराउंड तो जा सकता है ना, आराम से 3.8 के अराउंड तो जा ही सकता है। तो इसीलिए और इतना पीएच बढ़ जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा तो ये हमारे फूड के डाइजेशन में जितना हेल्पफुल होने वाला था अब उतना ये नहीं रहेगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और देखिए हमारे फूड के डाइजेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीएच का, फूड के डाइजेशन में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग पीएच एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। ठीक है, pH as a cause for tooth decay ना, डीके। ठीक है, टूथ डीके मतलब हमारे दांतों का मतलब खराब होना, ये भी पीएच पे किसी तरह से डिपेंड करता है। देखिए हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो समथिंग 5.5 से 6 के अराउंड होता है, 5.5 से 5.86 के अराउंड होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे जो दांत है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कोई भी हम लोग खाना खाए, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया है, और कोई भी हम लोग जो है स्वीट्स खाते हैं तो वो हमारे दांतों के नीचे फंस जाता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है उसका फर्मेंटेशन करता है, जिससे क्या होता है एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो एसिड का प्रोडक्शन होता है तो ये क्या करेगा, जो 5.8 या 5.9 जो हमारा मुंह का पीएच है इसको घटाएगा 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 घटाएगा, और अगर ये पीएच 5.5 या उससे नीचे चला गया तो फिर क्या होता है, जो हमारे दांत का यानी जो हमारे दांतों का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग इनामल बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा इनेमल बना हुआ होता है, ये फिर इसका डीके होने लगता है, ये हटने लगता है वहां से। ये इसका जो इनेमल का लेयर हमारे ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का जो लेयर हमारे दांतों पर लगा हुआ है वो फिर हटने लगता है। और फिर जब हम लोग कोई भी ठंडा या गर्म चीज खाते हो तो हमको तेज झंझनाहट होती है या फिर दांतों में दर्द होने लगता है। ठीक है, मसूड़ों में दिक्कत होने लगती है। तो ये इसी की वजह से होता है कि हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 या उससे नीचे चला गया तो फिर हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमको दांतों में प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 5.5 से नीचे ना जाए, तो इसके लिए हम लोग रोज ब्रश करते हैं। ठीक है, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो एक बेसिक सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, जो हमारे मुंह के पीएच को मेंटेन रखता है, इस पर। ठीक है, तो हमारे दांतों के लिए भी पीएच काफी ज्यादा जरूरी है। अगर पीएच इससे कम हो जाएगा तो हमारे दांत फिर खराब होने लगेंगे उस केस में। ठीक है, तो पीएच का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। आगे हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ रेन वाटर। पीएच ऑफ रेन वाटर, देखिए हम लोग रेन वाटर जनरली जो बारिश होती है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अम्लीय बारिश हो रही है या फिर एसिडिक रेन हो रही है। ठीक है,
एसिडिक रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कब बोलते हैं कि हाँ एसिडिक रेन हो रहा है और कब वो एसिडिक रेन नहीं है? देखिए क्या है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारे गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, बहुत सारी ETC, बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, जब हमारा रेन ड्रॉप, इट इज जो पानी का ड्रॉप, बारिश का जो बूंद है, वो जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा होता है, तो ये सारे गैसेस जो उसमें घुलने शुरू हो जाते हैं। H2O में SO2 घुल गया तो ये H2SO3 बन जाएगा, H2O में CO2 घुल गया तो ये H2CO3 बन जाएगा, अगर NO2 घुल गया तो HNO3 बन जाएगा, सॉरी HNO2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, जो हमारा वाटर था इसको कर दिए एसिडिक। ये क्या है, एसिड ही है, इसको एसिडिक बना दिए। तो जो अगर इतना ज्यादा एसिडिक बन गया रेन वाटर कि उसका pH अगेन 5.5 या उससे कम चला गया, pH अगर 5.5 या उससे कम चला गया रेन वाटर का, तब उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो बारिश हो रही है वो एसिडिक रेन है, वो एसिडिक रेन है। और एसिडिक रेन भी क्या करता है, जब वो एसिडिक रेन ओशियंस के या रिवर्स के वाटर में मिलता है तो क्या करता है, वहां के pH को चेंज करता है, हमारे सॉइल के pH को चेंज करता है, जो प्लांट्स है उसके pH को चेंज करता है। तो केवल एसिडिक रेन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट करता है। वो रिवर वाटर का pH चेंज होगा तो एक्वाटिक लाइफ उससे अफेक्ट होगा, सॉइल का pH चेंज होगा तो प्लांट्स का ग्रोथ अफेक्ट होगा, अगर प्लांट्स का pH चेंज होगा तो फूड का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। ठीक है, फ्रूट का प्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हुए वो अफेक्ट करेगा, उस चीज को अफेक्ट करेगा ये लो pH वैल्यू। ठीक है, तो रेन वाटर का भी pH 5.5 या उससे कम चला गया तब उस केस में हम उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भी चीजें पोल्यूशन के तौर पे हम लोग देखते हैं, जो गैसेस जो होते हैं एयर पोल्यूशन में जो हम लोग देखते हैं, वो इन सारे गैसेस का ज्यादा क्वांटिटी होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कोयला लकड़ी जला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा पेट्रोल वगैरह बर्न होता है, पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल्स बर्न होता है वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और इनको सीधे के सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जब इन सब का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एसिडिक नेचर यहाँ पर हो जाएगा, इसका रेन वाटर का ज्यादा से ज्यादा वो एसिडिक बन जाएगा तो उसका pH वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, कम होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे मतलब एसिडिक रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, इन सब गैसेस की क्वांटिटी, इन सब नहीं, ये सब गैसेस की क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, एसिड रेन होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि मैंने एक क्लास में दिया कि शुरू में मैंने कहा भी था कि pH को अपने डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करते हैं, एसिड को एनिमल्स या फिर प्लांट्स भी। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स के बारे में देख ले, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, रेड एंट हो गया, हनी बी हो गया, या दो भी दूसरे एनिमल्स हैं जो डंक मारने का काम करते हैं, उनके डंक में एक ही एसिड होता है, दैट इज वो होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ही होता है। ठीक है, चाहे वो रेड एंट हो, हनी बी हो या वास्प हो, जो भी चीज हो, या कोई प्लांट। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट है नेटल, एक प्लांट है नेटल, इसके पत्तियों पर, इसके जो तने हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल, जो हमारे हेयर है ना, उसके हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर गलती से हम उसको टच कर देते हैं तो वो सारे के सारे हेयर्स जो है हमारे स्किन में घुस जाते हैं और उनमें ये मेथनोइक एसिड होता है, वो भी काफी पावरफुल एसिड होता है, और सारे के सारे घुस जाते हैं। और फिर वहां पे जब वो एसिड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो काफी तेज जलन और पेन प्रोड्यूस करता है वहां पर। ठीक है, काफी तेज जलन और पेन प्रोड्यूस करता है। तो जो प्लांट्स है या एनिमल्स है, सच एज रेड एंट हो गया, हनी बी हो गई, ये सब अपने एसिड्स को अपने डिफेंस सिस्टम के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा एक नेटल प्लांट के बारे में बताया कि वो क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, उसके
लीव्स पर या स्टेम्स पर जो तने हैं उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जो नेटल प्लांट है इसके पास ही एक डॉग प्लांट उगता है, ठीक है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो डॉग प्लांट के पत्तियों को हम वहां पर रब करेंगे जहां पर नेटल प्लांट का वो सारा हेयर्स लगा है, तो वहां पर रब करेंगे तो हमको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो नेचर में भी पीएच का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केवल केमिस्ट्री में या फिर हम लोग लैब में पीएच का इंपॉर्टेंस नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में रोज पीएच का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कि एसिड का पीएच 0 से 7 के बीच लाई करेगा, बेसिस का पीएच 7 से 14 के बीच लाई करेगा, और एग्जैक्ट 7 जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होगा। किसी भी एसिड का पीएच जितना कम होगा वो इतना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा वीक होगा। किसी भी बेस का पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रांग बेस होगा, और जितना कम होगा वो उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट इज अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक बच गया दैट इज सॉल्ट्स के बारे में हम लोग को जानना है, और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और उनके यूजेस के बारे में जानना है, उनके प्रिपरेशन के बारे में जानना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये हमारा आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।